इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है रिजवान सर कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ न कुछ चीज़ें आती रहती हैं। आपने देखा होगा 25 साल पहले भी कुछ चीज़ें थी, वो किसी दूसरे रूप में थी, आज दूसरे रूप में आ गई हैं। जैसे वो बहरूपिया अपना भेष बदल लेता है ना, तो भेष बदल के आती रहती हैं चीज़ें। अभी क्रिप्टो के नाम पे और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग है और ये भी भारत सरकार के रूल्स का पालन करती है। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या पर्टिकुलर दो की अगर हम बातचीत करें, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, इज़ इट लीगल? और दूसरा, जो लोग कहीं इसमें जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिकॉज आपके पास इंडस्ट्री का भी 25 साल का तजुर्बा है सर, और आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है और मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक इस सवाल को ख़ास तौर से बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ना कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि हम सिर्फ इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और हमारे देश के अंदर में 2016 से पहले इसके बारे में कोई सरकारी दस्तावेज़ हमारे पास नहीं था, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट कि 2016 9 सितंबर के दिन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पर एक दस्तावेज़ दिया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ऑफ 2016। उसके बाद में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर ही बेस करके गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस इशू किए, जिसके अंदर में बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है, जिनमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे महाराष्ट्र का पता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिटी के साथ में वहाँ पर सर्टन चीज़ों में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो वो इलीगल है, उसकी लिस्ट दे दी है, जिसके अंदर में इंश्योरेंस को एक्सक्लूड किया गया, जबकि इंश्योरेंस अदरवाइज टोटली लीगल एस्पेक्ट है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को इलीगल ठहराया गया, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो जंतर मंतर जैसे हों कि भाई आपने बिल्कुल कोई प्याला दे दिया और उसके अंदर में या कोई चिप दे दी या कोई गले में टांगने का तावीज़ दे दिया, इन चीज़ों में नेटवर्किंग करने से या डायरेक्ट सेलिंग करने से लीगली मना किया है। और फिर इसी के ऊपर में दिसंबर 2021 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं, वो भी बहुत क्लैरिटी से जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, रियल डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए अगर आप इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि उस कंपनी के पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो और बिजनेस न ज्वाइन करते हुए भी लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के उद्देश्य से खरीदना चाहते हों। ऐसा प्रोडक्ट अगर लेकर बिजनेस किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, और फिर प्रोडक्ट बेचना ये मुख्य उद्देश्य रखकर उसके बेनिफिट्स जो लोग बेचने में सहायता कर रहे हैं उनको दिए जाने के नाम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ना कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आप नाम मात्र उसमें कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा अगर किया जाता है तो गाइडलाइंस इसको पॉन्जी स्कीम कहती है। इसी के तहत सर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रिप्टो आ जाएगा और फॉरेक्स आ जाएगा, जो सरकारें जो चाहती हैं उस उद्देश्य के अपोजिट है। इसमें मैं बस थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूं सर, और हम डिस्क्रिप्शन में वो प्रोडक्ट्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किए हैं उनकी एक लिस्ट भी डाल देंगे ताकि व्यूअर्स को जानकारी हो। जो हमारी ये बुक है सर, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, इसमें पेज नंबर 60 पे हमने लिखा है कि 11 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार निम्न प्रोडक्ट अमान्य हैं। और इसमें डिटेल दिया गया है सर 8 प्रोडक्ट का, कि ये 8 प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल नहीं कर सकते हैं। और ये वही सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी आपने बात अभी मैंने चर्चा की और हम डिस्क्रिप्शन में भी उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, सबको हेल्प हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि अगर कोई आम व्यक्ति कहे तो बंदा हल्के में लेता है, लेकिन एक 25 साल का अनुभवी व्यक्ति सीए अगर ये कहता है तो लोग फिर उसको उतना हल्के में नहीं लेंगे, वो थोड़ी गंभीरता के साथ में लेंगे। 25 साल तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग का है, मेरा सीए का एक्सपीरियंस 33 इयर्स का है। वाह, क्या बात है सर। तो वो
टोटल मिला देंगे उसको, अलग अलग मिला देंगे तो ये 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो इनसे बचना चाहिए सर। मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स पे थोड़ी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये तो Please. मैंने अभी कानून की बात की है। जैसे उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग को भी रखना चाहूँगा सर, कि जैसे हमने देखा है कि अभी 460 प्लस कंपनियाँ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास में प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनकी भी अगर प्रॉपर स्क्रूटनी अगर हम करें तो इनमें से 50-60 से ज़्यादा कंपनियां नहीं नज़र आती है जो जेन्युइनली डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, बाकी जस्ट रजिस्टर हुई हैं। लेकिन क्रिप्टो बेस्ड या फॉरेक्स बेस्ड या इस तरह के और तरीके से हज़ारों कंपनियां हैं जो देश के अंदर काम कर रही हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देश में नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उनका कोई ऑफिस नहीं है। अब हो क्या रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो लीगली फंसती है कंपनियां, या उनका प्लान प्रॉपर नहीं होने से अगर फाइनेंशियली वीक होती हैं और बंद होती है, तो ये कहीं किसी दफ्तर में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से वसूल किया जाए। क्योंकि इनके ऊपर में कोई रेगुलेटर नहीं है। अब मैं क्रिप्टो की अगर बात, और ऐसी ज़्यादा कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, लीगल कंपनियां, जेन्युइन एथिकल कंपनियां 50-60 हैं, जबकि हज़ारों कंपनियां हैं जो अदरवाइज काम कर रही हैं, जो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पेश करती हैं। ये मेरी नज़र में ऐसा ही है कि सोना ये ऐसी धातु है जो पॉपुलर है, इसीलिए सोने के डुप्लीकेट बनते हैं। आपको लोहे का डुप्लीकेट बनता हुआ नहीं दिखेगा साहब, पीतल का या तांबे का डुप्लीकेट नहीं बनेगा। जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसकी वैल्यू होती है, उसी का डुप्लीकेट बनेगा। मेरे दर्शकों से यही विनती है कि इस पैरामीटर्स पे आप डायरेक्ट सेलिंग को समझकर देखिए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसके इतने डुप्लीकेट नहीं बने होते। जहाँ कहीं ये परसेप्शन है कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट गुड, वो परसेप्शन आपका डायरेक्ट सेलिंग की वजह से नहीं बना है, वो परसेप्शन इसलिए बना है क्योंकि आपने एक इमिटेशन ज्वेलरी को सोना समझकर खरीद लिया, जबकि वो सोना नहीं निकला, तो आपका भ्रम टूटा है। इसी लाइन में अगर मैं अब बात करूं तो लगभग 18,000 क्रिप्टो टोकन्स एक्सचेंजेस पर रजिस्टर्ड हैं जी। अब आप अगर इनकी भी स्टडी करेंगे तो 20 या 25 टोकन्स ऐसे हैं कि जिनमें जेन्युइनली लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए उसमें ग्रोथ देखी है। बाकी टोकन्स का तो वन टाइम ग्रोथ आया है और उसके बाद में वो ख़त्म हो गए। अभी इन 18,000 टोकन्स में से 99% टोकन 0.1 सेंट से भी नीचे वैल्यू में पड़े हुए हैं, जिनकी वैल्यू $10 तक गई थी। तो $10 पे जिसने खरीदा होगा, अगर वो 0.1 सेंट पर है, तो आज कहाँ होगा वो। पर जिस वक्त उसने सामने लाया जाता है तो यही बोला जाता है कि ये अगला बिटकॉइन बनेगा या अगला इथेरियम बनेगा। हर हीरो तो अमिताभ नहीं बन जाएगा, पर इस भ्रम में कि ये कम से कम इतना भी हो गया तो हम इतने गुना पैसा कमा जाएंगे। और इसमें मेरा एक प्रश्न ये भी है रिजवान सर कि मान लेते हैं वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन भी जाए, तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल कर रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, दैट इज इलीगल। और जो हमारे मैं वहीं आ रहा हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं सर 2021 उसको ये डेफिनेटली वायलेट कर रहे हैं। हाँ, वायलेट कर रहे हैं। और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उसका फिजिकल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए जी। यस प्लीज। क्रिप्टो के बारे में देखिए सर, अगर आपको याद होगा तो 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली उनकी वेबसाइट के ऊपर में नोटिफिकेशन डाल रखा था कि क्रिप्टो इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। और मैं समझता हूँ वो आज भी नहीं है। आज भी आप कोई भी वस्तु इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी देकर खरीदना, ये लीगल करेंसी नहीं होगी। और ये क्रिप्टो के ही लिए नहीं, इंडिया के अंदर में भारतीय करेंसी के अलावा आप कोई भी और दूसरी मुद्रा में अगर खरीद फरोख्त करोगे तो वो लीगल नहीं होता है। तो यहीं से फॉरेक्स भी आ जाएगा आपका। फॉरेक्स के लिए जो डीलर हैं उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट से लाइसेंस होता है कि ये लोग डील कर सकते हैं। क्रिप्टो इंडिया के अंदर में लीगल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर टैक्सेस लगा देने की वजह से ये भ्रम लग रहा है कि ये लीगल हो गया है। उसको भी थोड़ा एक बार आप डिफाइन कीजिए सर प्लीज। देखिए सर, क्या हुआ है ना कि किसी ना किसी तरीके से भारत का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो गया है और
वो जो ट्रेडिंग हो रही है पूरी, वो सारी क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रही है, और जिसमें रियल मनी जा रहा है जो देश के बाहर चला जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने इस पर इनकम टैक्स भी लगाया हुआ है और जीएसटी भी लगाई हुई है। और आगे जाकर इसका इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि जितने एक्सचेंजेस हैं वहाँ से डेटा लेकर जब ये सरकार इसको अपना शिकंजा टाइट करेगी, तो आपने कमाया कम और टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ सकते हैं आपको, अगर आपने इसमें प्रॉपर अगर अपने आप को क्लियर नहीं रखा है तो। क्योंकि आज मुझे नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है कि किसके वैलेट के अंदर में कितना क्रिप्टो है, लेकिन जिस दिन वो बेचता है उस दिन वो कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन आ रहा है उसका कि इसने बेचा है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है इन इंडियन करेंसी, और बैंक से ट्रांजैक्शन होने की वजह से खरीदते वक्त बेचते वक्त वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और इस पर टैक्सेस आएंगे। अब आपने जो बात उठाई सर, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लीगल करेंसी इंडिया में नहीं है, इसलिए इसका लेन देन यहाँ पर लीगल नहीं होता है। राइट। दूसरा हुआ कि इस केस में जैसे कि इंश्योरेंस इलीगल है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचा जाना, ऐसे ही क्रिप्टो या फॉरेक्स बेचा जाना भी इलीगल है। ये सेम चीज़ें हैं। जबकि आप देखेंगे तो इंश्योरेंस इंडिया के अंदर में जो जितनी कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके माध्यम से इंश्योरेंस ये पूरी तरह से लीगल बिजनेस है। बट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप उसको नहीं कर सकते, वहाँ इलीगल है। यस। तो ऐसे ही क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये परफेक्टली लीगल हो सकता है, लेकिन उसमें नेटवर्क मार्केटिंग तो टोटली इलीगल है। और जनरली आपने बिटकॉइन का कभी नेटवर्क नहीं देखा, आपने इथेरियम का कभी नेटवर्क नहीं देखा। मैंने जनरली जितने भी साल से, लगभग 12-13 साल से मैं इनके नेटवर्क देख रहा हूँ, जितने भी कॉइन्स का मैंने नेटवर्क देखा है, उनमें से कोई भी कॉइन लगातार 5 साल तक के ग्रो होते हुए नहीं देखा है, वो ड्रॉप होता है सर। और उनमें दुनिया में कहीं भी लेन देन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना ओन इकोसिस्टम उतने लोगों के पुरता बनाया हुआ है, वो बाहर उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये महज एक तरह से आपने जो वर्ड यूज़ किया कि बहरूप है, कि इनके पास में एक इनकम प्लान है जिसमें देने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो कंप्यूटर से सर्टन नंबर जनरेट किया जा रहा है जिसे क्रिप्टो कहते हैं, और वो नंबर बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं। मेरी आप सबसे इस पे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट रहेगी या सजेशन रहेगा कि इस झांसे से अपने आप को बचाइए। अगर आप रियली मानते हैं कि क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर करेंसी, तो आप जो रियली एक्सचेंज के ऊपर में पिछले 10-15 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे क्रिप्टो देखें और उसमें इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे ही फॉरेक्स का है। भारत के अंदर में आप भारत की मुद्रा के अलावा कोई भी करेंसी में अगर डीलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और विदाउट लाइसेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट किसी डीलर के थ्रू होना चाहिए, ना कि आप किसी कंपनी के माध्यम से कर लें जिनके पास में इसका लाइसेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी इमेज को भुनाने के चक्कर में इन लोग ने इस तरह से अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन इनके बंद होने के कारण, इनके लोगों के साथ में खिलवाड़ करने के कारण नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज, डायरेक्ट सेलिंग की इमेज को बहुत बुरा धक्का लगता है। वेरी ट्रू। और ये जनरल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के और डायरेक्ट सेलिंग के नाम से परिचित हैं, वो इसको जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। मैं रिपीट करूंगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से परिचित हैं, इसको जानते हैं, लेकिन इसको पहचानते नहीं हैं। और सिर्फ जानना किसी चीज़ को काफ़ी नहीं होता है। और मोस्टली हम में से ज़्यादातर लोगों के पास जब हम अप्रोच करते हैं तो वो सिर्फ उस जानकारी के माध्यम से कि वो कंपनी बंद हो गई थी, वो कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया, इस अधूरी जानकारी के भरोसे वो पूरी इंडस्ट्री के बारे में ये मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री धोखा है। जबकि इस इंडस्ट्री को श्रेय ये जाता है, लेस ब्राउन का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं। वेरी ट्रू। एक बहुत ही रिप्यूटेड आदमी अगर इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? आप या आपके वार्ड्स जिनके आप गार्जियन हैं, आप उनके करियर के लिए
20 से 25 साल का एजुकेशन दिला रहे हैं, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस वक्त उसने उस इंडस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार किया था, शायद वो जब तक के पास आउट करेगा वो इंडस्ट्री का वजूद ही खत्म हो सकता है। जैसे कि जब हमने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था उस वक्त 3 ही डिग्री हुआ करती थी, बीए, बीएससी और बीकॉम। अगर कोई आज ये 3 डिग्री करेगा तो लोग हंसेंगे उस पर। समय बदल जाता है। ऐसे ही जब आप बहुत सोच समझ करके अपने वार्ड के लिए किसी करियर का चॉइस करते हैं, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इस नज़रिए से एक बार डायरेक्ट सेलिंग को ज़रूर देखें। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल सिर्फ मानना नहीं है, मेरा 25-26 साल का एक्सपीरियंस है कि किसी भी और करियर से, चाहे वो सर्जन हो, सीए हो, एडवोकेट हो या इवन सिविल सर्विसेज हो, जितनी मेहनत करके उस करियर में वो बंदा पहुंचता है, उससे 1/10 मेहनत में यहाँ ये बंदा उससे काफ़ी आगे निकल जाता है। दैट्स ग्रेट सर। ये अगर आप भी मेरी बात से शायद सहमत करेंगे। मैं 100% सहमत हूँ सर। और डायरेक्ट सेलिंग का डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और आपके द्वारा किए गए काम का जो फल है आपकी पुश्तों तक जाता रहता है। ज़रूरत बस इस चीज़ की है कि जो ये लालच वाली चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए। और जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को बनाया गया है, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार आप कंपनी का चयन करें।